हार्ट कोहेरेंस के बारे में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और अ, ये स्लाइड हमने पहले भी देखी है। अपने थोड़ा सा हृदय के प्रति हम याद करेंगे कि हृदय के बारे में हमने क्या क्या सीखा है, जैसे कि हार्ट बीट पर मिनट जो है वो कितनी होती है, हार्ट कैसे बीट करता है, फिर हार्ट रेट वेरिएबिलिटी क्या होती है ना। और कितने माइल्स तक हमारा हार्ट, आर्टरीज, कैपिलरीज, उसमें हमारा जो ब्लड है वो किस तरीके से ब्लड का प्रवाह होता है। आप देखो कि जब हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद, जैसे कि हमने देखा था पिछली स्लाइड्स में, कि खाना खाने के बाद जो हमारा भोजन का रस बनता है, पहले भोजन उसको अच्छे तरीके से चबाते हैं। चबाने के बाद फिर उसका जो अंदर हमारे एंजाइम्स हैं वो मिलते हैं। उसके बाद फिर उसका भोजन का रस बनता है। भोजन का रस बनने के बाद हमारे लिवर के माध्यम से वो हमारे हार्ट के एरिया में जाता है। तो जब हार्ट में जाता है तो वहां पर हार्ट में जाने से पहले जो ब्लड वेसल होती है उसके अंदर धीरे धीरे उस खून के अंदर हमारा भोजन रस मिलता है। और जब वो मिलता है तो हार्ट के माध्यम से फिर वो हमारे लंग्स में जाता है। और लंग्स से वहां से ऑक्सीजन लेकर फिर से वो हार्ट में आता है। और फिर से हार्ट में आने के बाद फिर वो पूरे शरीर में हमारा हार्ट पंप के माध्यम से, प्रेशर के माध्यम से पूरे शरीर में ब्लड को सप्लाई करता है। तो 60,000 माइल्स ऑफ ब्लड वेसल्स हमारी आर्टरीज और कैपिलरीज के अंदर इस ब्लड का प्रवाह होता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो ये ब्लड है, फिर ये हमारे जहाँ जहाँ ये नालियाँ जाती हैं, ब्लड वेसल्स जाती हैं, जैसे मांसपेशियों के अंदर, हमारी फैट धातु के अंदर, या फिर बोन के माध्यम से बोन मैरो के अंदर, बोन के अंदर, मतलब हमारी जितनी भी 7 धातुएं बताई गई हैं, रस से रक्त, और रक्त के बाद फिर मांस, मांस के बाद फिर मेद, मेद के बाद अस्थि, अस्थि के बाद मज्जा, और मज्जा के बाद हमारे एंडोक्राइन सिस्टम, शुक्र धातु, और उसके बाद ओज। ऐसे करते करते हार्ट पंप के माध्यम से इस ब्लड को हमारी सारी धातुओं में ब्लड को प्रसारित करता है। तो आप देखो कि हार्ट का कितना बड़ा वर्क है। अगर हार्ट ठीक है तो सब कुछ ठीक है। और हार्ट कैसे खुश रहता है, इसका सूत्र हमें पता लग गया है। कैसे खुश रहता है इसका सूत्र हम डेली पढ़ते हैं, कि जब हम दूसरों से प्यार करते हैं, दूसरों को सुख देते हैं, तो हमारा हृदय खुश होता है, प्रसन्न होता है। अब ये एक मैंने पुस्तक है, इसके बारे में ना आपको जानना चाहिए। द हार्ट्स कोड करके एक पुस्तक है, पॉल पर्सन की लिखी हुई है ये अभी इस दुनिया से चले गए हैं ये डॉक्टर। और जो हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, आपने सुना भी होगा कि एक हार्ट दूसरे हार्ट को हम दे सकते हैं। तो इसके ऊपर इन्होंने रिसर्च किया कि एक हार्ट जब हम किसी दूसरे को देते हैं, तो इसमें उन्होंने साइंटिफिकली डॉक्यूमेंट किया इस हार्ट्स कोड पुस्तक में, कि जो हमारे अंदर के भाव होते हैं, जो हमारी इमोशंस होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं। मान लो मेरा हार्ट है, और मेरा हार्ट किसी दूसरे को, मैं मर गई हूँ, मरने से पहले मेरा हार्ट निकाल के प्रिजर्व कर लिया, और मैं किसी दूसरे को हार्ट दे रही हूँ। तो जब दूसरे को हार्ट देते तो मेरी जो फीलिंग्स हैं, जैसे मेरे खाने की क्रेविंग, मेरी सोचने की जो नज़रिया था, मेरा बिहेवियर है,
वो दूसरे व्यक्ति के पास जब मेरा हार्ट जाता है तो मेरी खाने की क्रेविंग, मेरे बिहेवियर वो उसके अंदर आने लगता है। तो आप देखो कि इससे ये प्रूव हुआ कि जो भी कुछ हम सोचते हैं, जो भी कुछ हम अपने खाने की प्रवृत्तियां होती हैं, वो सारी की सारी हमारा हार्ट उसको रिसीव करता है, उसको सीखता है, उसको लर्न करता है, उसको मेमोराइज करता है। और हमारी जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस है, उसका प्रभाव हमारे दिल के ऊपर पड़ता है। तो ये इसकी एक दो जो कहानियां हैं वो बहुत फेमस हैं, उसको मैं आने वाले समय में बताऊंगी कि किस प्रकार से एक हार्ट जब दूसरे व्यक्ति के पास जाता है तो किस प्रकार से एक जो डोनर होता है उसके जो भाव हैं वो दूसरे व्यक्ति के पास जो रिसीवर होता है उसके पास किस प्रकार से उसके भाव उसके अंदर आ जाते हैं। और ये साइंस ने प्रूव कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये बात सीखनी है कि हमारे जो इमोशंस हैं, मान लो कि ऐसे इमोशन हो कि मैं किसी से नफरत करती हूँ, ऐसे इमोशन हो कि मैं किसी को मार दूं, ऐसे इमोशन हो कि मैं किसी से जेलिस करूं, तो वो सारे भाव हमारे हार्ट के अंदर जो पीछे के जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, ये न्यूरॉन्स जो हमने पीछे बात की थी कि जो 40,000 सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, ये लिटिल ब्रेन की तरह काम करते हैं। और जो हमारा हार्ट है वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम करता है। वो हार्ट थिंक करता है, लर्न करता है, याद करता है, जैसे कि हमारा जो ब्रेन होता है। इसी प्रकार से हार्ट एक इंडिपेंडेंट तरीके से काम करता है। तो आप देखो कि हम जो भी कुछ हमारे जो भाव हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उसका प्रभाव हमारे पूरे शरीर के ऊपर पड़ता है। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें आपने देखा कि ये जो 40,000 सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो सेंस करते हैं, इसका जो दूसरा पिक्चर आप देख रहे हैं जहाँ पे मैं कर्सर को घुमा रही हूँ, हार्ट के ऊपर वाले एरिया में ये हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स रहते हैं। और ये गैंग्लियन के माध्यम से, गैंग्लियन जो होते हैं मतलब स्मूह होता है, जो हमारे नाड़ी तंत्र के गुच्छे टाइप गुच्छा होता है, जैसे एक नाड़ी तंत्र है और दूसरे नाड़ी तंत्र के साथ, तीसरे नाड़ी तंत्र के साथ, चौथे नाड़ी तंत्र के साथ एक क्लस्टर के रूप में जो बीच में जो गुच्छा होता है उसको हम गैंग्लियन बोलते हैं। और वो क्या करता है, वो एक रिले स्टेशन की तरह है। जैसे एक जगह से एक मैसेज आया, फिर वो बीच में जो है गैंग्लियन में जाएगा, फिर दूसरी जगह चला जाएगा। तो जो ये हमारे बीच में जो नर्व सेल्स के गुच्छे होते हैं ना, उसमें रिले स्टेशन होता है, मतलब वो सारी इंफॉर्मेशन वहाँ गैदर होती है। और जब वो इकट्ठी होती है तो उसमें आकलन होता है, मतलब हम उसको रिवाइज करते हैं, मेमोराइज करते हैं कि अच्छा मेरे साथ ऐसी घटना घटी थी, तो अब मैं जो भी मैं अंदर से सोच रही हूँ कि मेरे साथ अगर ऐसा किया तो मैं उससे ऐसा बदला लूं, है ना। तो जो भी हमारी लर्निंग्स हैं उसका अ, सारा का सारा जो मेमोराइज होती हैं, जो हम याद रखते हैं चीज़ों को, वो इस गैंग्लियन के माध्यम से फिर धीरे धीरे वो ट्रांसफर होती हैं हमारी ब्रेन में, उसके मैसेजेस जाते हैं। तो आप देखिए कि जो हम खाना खाते हैं, मतलब कि हम खाना खाते वक्त हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर हमारा लिवर का सिस्टम, फिर हमारा हार्ट का सिस्टम, फिर हमारा रेस्पिरेटरी का सिस्टम, और धीरे धीरे ऐसे करते करते हमारे सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। फिर एंडोक्राइन सिस्टम, फिर ब्रेन और हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स आपस में मिलके काम करते हैं। तो इसी को हम ये बोलते हैं कि आपस में जो सिस्टम्स का कोहेरेंस है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो
ये हमने देखा कि जो हमारी सेंटर्स हैं, जो मैंने मोटे तौर पे उसको बोल्ड किया हुआ है, जैसे लर्न करना, रिमेम्बर करना एंड मेक इंडिपेंडेंट फंक्शनल डिसीजंस दैट डू नॉट इन्वॉल्व द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब ये बात प्रूव हो गई है कि जो आप अंदर से जो महसूस करते हैं, जो आप महसूस करने के बाद उसको याद रखते हैं, और जो फंक्शनल इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेते हैं, उसमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स यानी कि ब्रेन का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता। हाँ, ब्रेन के बाद मैसेजेस जरूर जाते हैं। तो नीचे का एक जो बोल्ड मैंने किया हुआ है कि जो आपके अंदर, वो जो आपके इमोशंस होते हैं, आपका जो भाव होता है, जो लर्निंग होती है, ये सारा ब्रेन की जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी है उसके माध्यम से 240 मिली सेकेंड आफ्टर द सिस्टोल, जब दिल धड़कता है तो उसके बाद वो हमारे ब्रेन के अंदर मैसेजेस जाते हैं, इंफॉर्मेशन जाती है। तो सिंपल सी बात ये है कि इतनी मुश्किल चीज़ को समझने के लिए बस इतना ही हमें ये बात याद रखनी है कि सबसे पहले हार्ट के पास मैसेज आता है, यानी कि हमारी आत्मा और मन, आसानी से अगर हम समझें तो हमारा सबसे पहले एक मैसेज आता है हमें, जो भी हम सेंस करते हैं वो हमारे अंदर से एक आवाज आती है कि तुम ऐसा करो। लेकिन कुछ सेकंड के बाद, कुछ मिली सेकंड के बाद, 20 से 200 250 मिली सेकंड के बाद वो मैसेज ब्रेन के पास जाता है, और ब्रेन और मन का रिलेशनशिप है। तो मन और ब्रेन दोनों मिलके हमारे हार्ट की साउंड को दबा लेते हैं, और फिर हम अपने मन के अनुसार कार्य करते हैं। लेकिन अब हमें हार्ट कोहेरेंस के माध्यम से ये बात सीखनी है कि बहुत ही ठहराव के साथ हम अपनी आवाज को पहचाने की, जो हमारे हृदय में आती है, और उस 40,000 न्यूरॉन्स, जो सेंसरी न्यूरॉन्स काम करते हैं लिटिल ब्रेन के रूप में हमारे हृदय में, हम उसकी साउंड को सुने। उसी की हमें प्रैक्टिस करनी है। दिन में जब हम कोई भी कार्य करें, अपनी ब्रेन की बजाय जो वो इंफॉर्मेशन जो कुछ सेकंड मिली सेकंड के बाद पहुंचती है, उससे पहले हमें उस साउंड को पहचानना है, जो हमारे हृदय की, हमारी आत्मा की आवाज है। और अगर हम इसको पहचान लेते हैं तो फिर हमें कोई भी योगी बनने से रोक नहीं सकता, कोई भी तपस्वी बनने से हमें रोक नहीं सकता। तो इस प्रकार से अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, मतलब अब हार्ट रेट तो हमें ये पता लग गया कि जो बीट पर मिनट है वो हमारी हार्ट बीट होती है। तो हमारी हार्ट बीट कितनी होती है? नॉर्मल हार्ट रेट होती है 60 to 100 बीट पर मिनट होता है, इस साइड वाला जो आप देख रहे हैं, है ना। और अगर ये बहुत फास्ट होती है तो इसको टेकीकार्डिया बोलते हैं, कम होती है तो इसको ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। बस सिंपल सी ये बात याद रखनी है कि नॉर्मल जो हमारी हार्ट बीट होती है वो पर मिनट हमारी 60 to 100, और हम इसके बीच में मतलब 70 80 एक नॉर्मल रेंज रखी गई है। और ये भी हमें याद है कि हमारा हार्ट अंदर से खाली है, सिर्फ पंप करता है, मतलब वो प्रेशर देता है, उस प्रेशर वेव्स आती हैं ना, पल्स रेट बनती है, हमारी हार्ट बीट बनती है, और उससे हमारा जो ब्लड है वो चैनल्ड होता है और पूरी बॉडी में जाता है। तो हार्ट को खाली रखना है, मतलब ये सिंपल सी बात है कि हार्ट के अंदर कुछ भी इस तरह के इमोशंस, भाव हमें नहीं रखने कि जिससे हमारे हार्ट के ऊपर किसी तरह का बैड इफेक्ट आए। और इसका तरीका हम साथ के साथ सीख रहे हैं। जो हम श्री ध्रुवदास जी की 42 लीला पढ़ रहे हैं, उसमें हम अपने इमोशंस को चैनल करके हम भगवान के प्रति उसको चैनल कर सकते हैं। सेवा के प्रति हम अपनी उन इमोशंस को, दूसरों को सुख दे के हम अपनी इमोशंस को चैनल कर सकते हैं। और यही बेस्ट तरीका है अपने हार्ट को एक्सपीरियंस करने का, अपने हार्ट को एक्सपेंड करने का। तो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, तो आप नीचे एक पिक्चर देख रहे हैं। वो क्या करते हैं कि जो एक बीट
और दूसरी बीट जब हमारी मान लो 60 बीट है ना 1 मिनट में, तो हर बीट के बीच का जो इंटरवल है, एक बीट से दूसरी बीट के बीच का जो इंटरवल है, उसी को हम हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, इट एक्ट्स एज ए इंडिकेटर ऑफ योर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स बैलेंस, कि हमारी बॉडी जो है किस प्रकार से हमारी इमोशंस के साथ, हमारे स्ट्रेस के साथ, हमारी फटीग के साथ किस प्रकार से हमारी बॉडी अडेप्ट करती है, रिएक्ट करती है। इसके आज की डेट में हार्ट रेट वेरिएबिलिटी के बहुत सारे अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं। आप एक फिंगर के माध्यम से, आप पल्स के माध्यम से, आप रिस्ट में भी एक लॉक आता है उसके माध्यम से आप अपनी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को चेक कर सकते हो कि बीट टू बीट कितना डिफरेंस आ रहा है या एक जैसा आ रहा है। तो आप देखेंगे कि जो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी होती है वो हर एक बीट के बीच का जो इंटरवल है उसको नापती है, ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि जैसे जैसे एक बीट है, जैसे इधर दिखा है कि एक बीट का मिली सेकेंड है 845, एक है 620, एक का 612। तो ये जो बीट के इंटरवल है ये दिखाते हैं कि जितनी आपकी वेरिएबिलिटी होती है उतना ही आप अडेप्ट करने में अपनी स्ट्रेस को, अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को और अडेप्ट करने में ज़्यादा अच्छा वर्क करते हैं। क्योंकि आपका हार्ट हर उन दोनों फंक्शंस को, यानी कि जो हमारा सिंपैथेटिक फंक्शन है और पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन है, उन दोनों को बहुत अच्छे तरीके से हमारा हार्ट कोप अप करता है हमारे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के साथ। तो हमने ये बात अ, एक वीडियो के माध्यम से, मारिका का जो वीडियो दिखाया था उसके माध्यम से हमने ये बात सीखी कि जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, फाइट और फ्लाइट मोड में जो सिंपैथेटिक है वो रहता है, और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है कि वो बिल्कुल अपोजिट काम करता है। जैसे कि एक एक सिंपैथेटिक सिस्टम तो रेस दबाने वाला काम करता है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ब्रेक लगाने का काम करता है। तो ये दोनों सिस्टम्स मिलके काम करते हैं। जैसे कि हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ी के बारे में हम अगर योग के माध्यम से सीखें तो ये दोनों सिस्टम्स हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली अंदर से ऑटोनोमसली काम करते रहते हैं। तो जितना हम उसको अपने आप को हम बैलेंस कर पाते हैं तो उतनी ही हमारी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट बीट टू बीट डिफरेंट आती है। तो यहाँ पे लिखा है कि जो हाई वेरिएंस है इन टाइम बिटवीन योर हार्ट बीट्स, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना वेरिएंस होगा उतना ही आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। जैसे कोई रिएक्शन होता है तो हम किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, किस तरीके से काम करता है हमारा हार्ट, तो उसका जो बैलेंस करना है उस तरीके से हमारी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी वो आ, आती है, मतलब उस इंस्ट्रूमेंट में आ जाती है। तो हमने बस इतना ही सीखा कि जो हमारा हार्ट है वो पूरी बॉडी की जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं और कैपिलरीज तक, मतलब हमारे हाथों की उंगलियों के एंड तक, हमारे पैरों की उंगलियों तक के एंड तक ये पूरे ब्लड को सर्कुलेट करता है। और अगर हमारा हृदय ठीक है तो हम हेल्दी हैं, अगर हृदय ठीक नहीं है तो हमारी सारी धातुओं में कहीं ना कहीं इम्बैलेंस, विकार आने शुरू हो जाते हैं। और दिल को खुश रखने का तरीका यही है कि आप दूसरों को के साथ बहुत मिलजुल के रहो, दूसरों को सुख दो, है ना, दूसरों की हेल्प करो। उसके अलावा हमारे हृदय को खुश रखना, उसके अलावा हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करना, उसके अलावा कोई तरीका नहीं।
मतलब मैं तो हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ कि भाई च्यवनप्राश खाने से अच्छा है कि चिड़ियों को दाना डालो, दूसरों से प्यार करो। च्यवनप्राश से कोई इम्यून सिस्टम नहीं बढ़ता है। मैं तो बिलीव नहीं करती च्यवनप्राश खाने से कहीं इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। वो गया जब आंवले होते थे अच्छे, और वो गया जब भाव के साथ च्यवनप्राश बनते थे। अब तो सिर्फ कमर्शलाइजेशन है। तो कोई च्यवनप्राश से कुछ नहीं होता। इससे इट इज बेटर कि हम अपने, जो हमारा भौतिक शरीर है, उसके पीछे के जो सूक्ष्म शरीर है, हम उसके ऊपर काम करें। और हमारे जो सूक्ष्म शरीर हैं वो तभी हमारे सुंदर बन सकते हैं ना, और ताकतवर बन सकते हैं, जब हम दिल से किसी दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। मतलब ड्यूअल ना हो हम। कहने का मतलब ये है कि बाहर से हम बहुत अच्छे दिखते हैं, और जब हम अपने कमरे के अंदर आते हैं तब हमें पता लगता है कि हमारा रूप कैसा है ना। तो जब हम श्री ध्रुवदास जी की 42 लीला पढ़ेंगे तो उसमें भी पता लगेगा कि आपका विशुद्ध प्रेम और रूप दोनों में समन्वय होना चाहिए। कि जो रूप कैसे उत्पन्न होता है। रूप भी हमारे काम करने से, हमारे जो कर्म इंद्रियां हैं, जिस प्रकार से हम काम करते हैं उसी प्रकार से रूप उत्पन्न होता है। तो सेम ऐसे ही हमारा विज्ञान भी ये समझाता है कि आपके हार्ट के अंदर की जो नालियां हैं, जहाँ पे हम बोलते हैं कि जो हमारा हार्ट का मस्कुलर सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली अपना काम करता है। वो किसी किसी के साथ, मतलब उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। वो ऑटोमेटिकली हमारी हार्ट बीट, हमारे हार्ट की वर्किंग इंडिपेंडेंट होती है। हाँ, बनिस्बत की नर्वस सिस्टम उसके साथ जरूर कोऑर्डिनेट करता है, लेकिन हमारी सांसें गिनती की हैं, हमारी हार्ट बीट भी जो हम लेकर आए हैं, हमारी हार्ट बीट वही है। तो उसको खुश करने का तरीका, हार्ट को खुश करने का तरीका अब हमें पता लग गया है ना, कि कैसे हार्ट खुश रहेगा, कैसे रिलैक्स करेगा। अगर हार्ट खुश रहता है, कैसे रहेगा, कि जब हम दूसरों को खुश करते हैं, दूसरों को सुख देते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, इंटरफियर। तो हमने तो वो उसी वक्त सीख लिया। मैम एक बात पूछनी है। हम्म। जैसे कि अ, कोई दो व्यक्ति झगड़ रहे हैं आपस में सड़क के ऊपर, और उन्होंने नशा कर रखा है, और तीसरा आदमी उनको बचाने लग गया कि भाई मत झगड़ो, ठीक है। हम्म। हम्म। और उन्होंने, अब उस व्यक्ति ने तो यही सोचा कि जो है ना भाई, मैं इनको बचा लूं किसी तरह से, ये इनके चोट ना लग जाए। उसके मन का भाव ये था। लेकिन वो दोनों उस तीसरे को ही मारने लग जाते हैं। तो उसने तो इंटरफेयर किया, उसको परिणाम मिला, उसको इंटरफेयर नहीं करना था। वो एक मंगल ग्रह लगा लो, दोनों ही मंगल ग्रह का लगा लो कि क्रोधित थे वो, कि उनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हाई लेवल का था। लेकिन उसके मन में तो भाव आया कि मैं इनकी हेल्प करूं। हम्म। यहाँ पर क्या मिस्टेक रह गई जी? बहुत सारी चीजें होती हैं देखो। मतलब अगर हम बारीकी से देखें ना, तो इसके साथ, जैसे अब एक शराबी की आप बात कर रहे हो, तो अकेले तो जाना ही नहीं चाहिए। अगर हम साइंटिफिकली पढ़े ना, अकेले हेल्प नहीं कर सकते आप। एक शराबी व्यक्ति के अंदर जो है ना, वो एक कंडीशनिंग हुई होती है शराबी व्यक्ति के अंदर, कि उसको आप समझाओगे तो वो समझ नहीं आएगा। तो अब एक जो नहीं शराब पीने वाला बंदा अगर जाएगा तो उसकी बात भी नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि उसको खुद वो अपने उस इम्बेलेंस उसमें है। वो इम्बेलेंस है, उसको पता नहीं है, कितने सालों से शराब पीता होगा, है ना। तो उसको अगर इंटरफेयर भी करना है तो किसी 2-3 लोगों के साथ जाके उसको करना चाहिए, ऐसे अकेले नहीं करना चाहिए। अकेले तो वो कंट्रोल कर ही नहीं सकता, है ना। तो उस व्यक्ति के अंदर भी ये एक प्रेजेंट मोमेंट में ये समझ होनी चाहिए कि मैं करूं तो फिर मेरा इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका एंड क्या होगा, मैं कहाँ तक किस हद तक उसकी मदद कर सकता हूँ।
है ना। मतलब उसको ये तो बात समझनी पड़ेगी ना कि 1 मिनट में भाव आया कि मैं उसकी मदद कर दूं। नहीं, 1 मिनट में जो भाव आया, 1 सेकंड में जो भाव आया, उस भाव को पूरे तरीके से समझना पड़ेगा, उस कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा, है ना। बिना कॉन्टेक्स्ट को समझे आप हेल्प नहीं कर सकते। समझ रहे हो। मैंने एग्जाम्पल दिया है कि एक बार हम बॉस्निया गए हुए थे, तो बहुत सारे 150-200 के करीब मेल फीमेल, हम सारे स्पिरिचुअल जो मास्टर्स हैं हम सारे ही थे। तो बहुत पथरीला इलाका था वहां पर। पथरी सर की ही मैं बात बता रही हूँ कि ना, पथरी सर एक पत्थर से टकरा के गिर गए। और अब मेल भी थे फीमेल भी थे वहां पे। तो अब मैं शुरू शुरू में जो है, होता है ना, आप मदद करना चाहते हो, अब वो मदद की बात बता रही हूँ, मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं पता। और मैं पथरी सर का हाथ पकड़ के उनको उठाने लगी। मेरे साथ एक और, मतलब साथ में मेरी फ्रेंड थी, हम काफी सारे ही फ्रेंड थे मतलब वहां पर। क्या मुझे पथरी सर का हाथ पकड़ के उठाना चाहिए था? मैं खुद गिर गई, क्योंकि मैं इतनी हिम्मत वाली तो थी नहीं कि मैं, मतलब पुरुष हूं कि मैं इतनी ताकतवर हूं कि मैं उनको उठा सकूं। तो पथरी सर एक पत्थर से इधर गिर गए, और जब मैं उठाने लगी तो मैं एक पत्थर से मुझे चोट लगी। तो मैं, मेरा भाव क्या था कि मैं उनकी मदद करूं, लेकिन मेरे भाव के साथ साथ मेरे को अपनी शरीर देखना चाहिए था कि यू आर ए फीमेल ना। मुझे ये देखना चाहिए था कि तू तो बहुत कमजोर है। मुझे ये कॉन्टेक्स्ट देखना चाहिए था कि मैं किसी मेल पर्सन को बोलूं। मेल पर्सन ने उठा दिया पथरी सर को, वहीं पे और भी बहुत सारे लोग थे। लेकिन पथरी सर ने वहां बैठते ही मेरे को ये बात कही कि जब जो काम तुम नहीं कर सकती, तुमने क्यों कोशिश की, तुमने क्यों ये ड्रामा किया। मतलब वहीं पे सब लोगों के बीच में मुझे गुस्सा किया ना, कि तुम्हें ये करने की जरूरत क्या थी जब तुम नहीं कर सकती थी, तुम्हारी क्षमता नहीं थी, है ना। और मेरे साथ एक दूसरी फ्रेंड थी, मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, वो भी गिर गई। तो मतलब कहने का ये है कि आप उस कॉन्टेक्स्ट में अपने भाव को तो देखो, लेकिन क्या तुम ये काम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, है ना। तो उस चीज को भी हमें देखना है। तो क्या आप ग्रुप में कर सकते हो? आप ग्रुप में रहकर किसी की मदद कर सकते हो तो करो, और नहीं कर सकते तो बिल्कुल खत्म कर दो उस चीज को, थॉट में ही मत लाओ। आया समझ कॉन्टेक्स्ट? इसमें हाँ आ जी गया। थैंक यू बिल्कुल। मैम। थैंक यू सो मच। है ना। थैंक यू। जैसे थैंक जैसे एक भगवत गीता का एक श्लोक है। वो भी पत्री सर ने ही उसको जब भगवत गीता को ट्रांसलेट किया है, तो उसमें बताया गया है कि स्वधर्म और परधर्म की बात की है। वहां पे भी पत्री सर ने मुझे, जब मैं गिरी तो पत्री सर ने परधर्म और स्वधर्म की बात सिखाई। मतलब कि स्वधर्म क्या होता है और परधर्म क्या होता है। तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक सेठ के घर एक कुत्ता और एक गधा रहते थे। तो अब सेठ जो है अ, सो रहा था, तो रात को चोर आए। तो जब चोर आए तो गधा जो है बोलने लगा। कुत्ता गहरी नींद में सो रहा था। तो अब गधा बोलने लगा, ढेचू ढेचू करके बोलने लगा, तो वो बताना चाहता था कि भाई चोर घुस रहे हैं, और सेठ को जगाना चाहता था। कुत्ता सो रहा है। तो अब सेठ ने उठ के गुस्से में आके उसके खूब डंडे से उस गधे की पिटाई कर दी। उसने कहा कि रात को क्यों परेशान करता है ये, है ना। तो इतनी देर में जो है कुत्ता भी उठ गया, तो वो चोर भाग गया। तो काम किसका था? स्वधर्म कुत्ते का। कुत्ते का काम था, है ना। लेकिन अब गधा अपने आप को अच्छा बनाने के चक्कर में, हाँ, पिट गया, है ना। उसका स्वधर्म क्या था? कि वो गधे के ऊपर जो सामान है जो लादना है, वो काम करे, और कुत्ता अपना स्वधर्म निभाए, वो अपना स्वधर्म निभाए। लेकिन गधे ने परधर्म किया। जैसे अब हम ऑफिस में कोई काम करते हैं, घर में कोई काम करते हैं, हमारा कोई झाड़ू देने वाले भैया आते हैं। अब मैं कहूँ कि तू रहने दे क्योंकि तू अच्छा नहीं देता, मैं ही दे दूंगी झाड़ू। हाँ, मैं दे सकती हूँ झाड़ू,
अगर वो नहीं आता तो मैं दूंगी झाड़ू, लेकिन अब मैं हर रोज उसी के पर मतलब पर धर्म में तो मैं इंटरफेयर कर रही हूँ ना। मतलब मैं उसको कह रही हूँ कि तू ऐसे नहीं करता, वैसे नहीं करता। तो पर धर्म और स्वधर्म में भी डिफरेंशिएट आना चाहिए हमें, कि पर धर्म क्या होता है, स्वधर्म क्या होता है। हम बिना बात ही बीच में इंटरफेयर कर देते हैं, है ना। तो इंटरफेरेंस करने से हमारे कर्मास इन्वॉल्व होते हैं, है ना। तो ये एग्जाम्पल शायद पता नहीं दूसरा अध्याय है, उसमें स्वधर्म और परधर्म की बात जब सिखाई है तो बहुत अच्छे तरीके से उसमें स्वधर्म और परधर्म को सिखाया है। हमें किसी के बीच में नहीं, जब बच्चों में बच्चों की मतलब बच्चे और माँ के बीच में, माँ कहती है ला मैं तेरी थोड़ी सी ड्राइंग में हेल्प कर देती हूँ, मैं तेरी मदद कर देती हूँ, क्योंकि तेरा होमवर्क फटाफट, मतलब माँ इतनी उसकी मदद नहीं करती, वो परधर्म कर रही है, मतलब काम उसका है, लेकिन वो बच्चे को हेल्प करने के बजाय उसको खराब कर रही है, उसको परधर्म सिखा रही है ना। तो बहुत मतलब भगवत गीता भी इतनी अच्छी है, बहुत बारीकियां हैं जो हमें सीखने की, हर रोज किसी न किसी चीज में सीखने की जरूरत है। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक मैम, यू। मेरा थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम।